नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज से प्रतिदिन सुबह 7 बजे से पहले हम 7:30 बजे आपसे मिलते थे। आज से 7 बजे से प्रतिदिन हम फेसबुक लाइव से जुड़कर बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए जो विकास की योजनाएं चलाई जाती है, इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से उस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधि जो अपने अपने कामों में बहुत तेज़ी से लगे हैं और बिहार का विकास बहुत तेज़ी से हो भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, 2006 में नया पंचायती राज कानून बना करके जो 2006 की चुनाव हुई थी, उसी दिन से लगातार बिहार सरकार अपना प्रयास करती रहती है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो भी विकास की योजना गांवों तक पहुंचना है, उसका मुख्य कड़ी गांवों तक ले जाने का, अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने की जवाबदेही पंचायत प्रतिनिधियों की है। मैं पिछले 2 दिनों से लाइव में नहीं था, 2 दिन फिर गायब हो गया था। आज पुनः आपके सामने स्वास्थ्य विभाग के जो अधूरा विषय था, तो स्वास्थ्य विभाग में पंचायत प्रतिनिधि की क्या भूमिका है, इस विषय पर हमने लगातार आपसे चर्चा किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की चर्चा हमने किया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, नवजात शिशु की घर पर देखभाल, पोषण पुनर्वास केंद्र क्या है, इसमें पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भूमिका। जब तक दोनों भूमिका को हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया, समिति, जिला परिषद के लोग को समझना बहुत जरूरी है कि सरकार के कर्मचारियों की क्या अधिकार है और उसमें पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार और कर्तव्य क्या है, और जो गांव के लोग हमारी बात को सुन रहे हैं या सुनेंगे, जन जागरूकता है ये, तो गांव में रहने वाले लोगों को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों का स्वास्थ्य विभाग में क्या भूमिका है, और जो हमने चुनाव जिता करके भेजा ग्राम पंचायत सदस्य को और ग्राम पंचायत के मुखिया की जवाबदेही क्या है। तब जाकर के गांव में रहने वाले लोगों को यह अंतर समझ में आएगी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त अधिकारों की चर्चा हम अभी लगातार पिछले दिनों से हम कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस। बच्चों के जन्म होता है तो घर पर उसका देखभाल या उसका पोषण की व्यवस्था क्या सरकार किया है, यह हम सबको, पंचायत प्रतिनिधियों को भी और गांव में रहने वाले लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण का सरकार का यह ध्यान में रख करके इस योजना को बनाई गई थी कि जो मातृ मृत्यु है, जो माता बच्चे को जन्म देने के बाद जो मृत्यु का दर है, जो मृत्यु हो जाती है, माता का भी मृत्यु हो जाती है और बच्चे का भी, शिशु का भी मृत्यु हो जाता है। तो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु कम करने की अवधारणा
ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस है, ये जो है महीना में एक बार, माह में एक बार इस दिवस का आयोजन करना है, प्रत्येक माह। चूँकि प्रत्येक माह जब ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण कार्य को संपन्न करने के लिए प्रत्येक माह एएनएम, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी की जो सेविका होगी यह बैठेंगी प्रत्येक माह। तो उसमें आशा और एएनएम के द्वारा जो गर्भवती महिलाओं का सूची होगा या जो बच्चे को जन्म दे रही हैं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये वहाँ पर चर्चा किया जाएगा। और उस चर्चा के क्रम में जो चीज़ सामने आएगा, कैसे मातृ मृत्यु दर को कम करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जब सामने सर्वे रिपोर्ट रहेगा तो ये आशा गाँव में जा रही है कि नहीं, ये एएनएम गाँवों के अंदर भ्रमण कर रही है कि नहीं, तो ये जो सूची तैयार होगा, इस सूची के हिसाब से जो हर माह के अंतिम बुधवार या शुक्रवार को माह में एक दिन जो बैठक होगी उसमें ये लोग उपस्थित रहेंगे और उस पर एक एक करके चर्चा किया जाएगा। शिशु मृत्यु दर, जो बच्चे कमज़ोर होंगे उसको मेडिकेटेड इलाज कहाँ हो, उसके लिए उसकी मृत्यु दर को घटाने की व्यवस्था। कुपोषण के दर को कम करना, यदि वो बच्चे कुपोषित हैं तो इसके लिए पोषण पुनर्वास केंद्र की भी व्यवस्था किया गया है, जो आगे आपका ये विषय आएगा। तो कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन, आहार, मेडिकल उसका जो है ड्रॉप्स, ये सब चीज़ देने की व्यवस्था तब होगी जब यह सर्वे रिपोर्ट में कलेक्शन होगा और आशा और एएनएम के द्वारा गांव में घूम घूम करके इसका जो सूची तैयार होगा। संक्रामक जल जनित एवं वेक्टर वार रोगों का नियंत्रण, इसमें जो नल जल चला है, पानी की स्वच्छ पानी की व्यवस्था सरकार ने किया है, ये उसको स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था, स्वास्थ्य पोषण से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या क्या सुविधा दी जाती है, क्योंकि मृत्यु दर को घटाया जा सके, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को। तो गर्भवती माताओं का पंजीकरण, अब उसमें आशा को एक रिपोर्टिंग तैयार होता है, तैयार होता भी है, ये सब काम हो रहा है। लेकिन यदि इसमें कोई छूट जाता है तो यही एक चक्र टूटता है, तो यह मृत्यु दर को बढ़ाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हुआ कि नहीं, तो ये तो तय होगा जब वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की नियमित सप्ताह में बैठक होगी। इसलिए एक कानून बनाया कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक यदि प्रत्येक सप्ताह होती है या माह में कम से कम 2 बार होती है, तो ये भी जांच हो जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो है गर्भवती महिलाओं की सूची बनी कि नहीं बनी, आशा वहाँ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आशा उसकी सूची बनाती है तो वहाँ तक दावा पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो अगर यह काम होगा तो निश्चित रूप से माताओं का जो बच्चों को जन्म देने के बाद मृत्यु हो जाती है या माता और शिशु दोनों का मृत्यु हो जाती है, इस मृत्यु दर को घटाने के लिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य की एक बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि उनके नियंत्रण में आशा और एएनएम को काम करना रहता है। प्रसव पूर्व जांच करना है, बच्चे को जन्म देने से पहले उसकी जांच, हेमोग्लोबिन की जांच करना है, आईएफए का गोली का वितरण हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उसका हेमोग्लोबिन का जांच हुआ कि नहीं, उसको बच्चे को जन्म देने से पहले उसका बीपी का जांच हुआ कि नहीं, यह किसको करना है, ये आशा को करना है और एएनएम को करना है। और आशा और एएनएम किसके कंट्रोल में है, तो ग्राम पंचायत के कंट्रोल में है। यानी वार्ड सभा, ग्राम सभा से जो बातें आती है छान करके, वह वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी इसको कंट्रोल करती है। आशा और एएनएम का पूरी कंट्रोलिंग अधिकार उसके अंदर है
इसलिए उनके अधिकारों को समीक्षा करना ग्राम पंचायत का अधिकार है। तो अब प्रसव पूर्व जो है उसका बीपी का जांच हो रहा है कि नहीं, उसका हेमोग्लोबिन का जांच हुआ है कि नहीं, ये तो मंथली बैठक जब आप करेंगे तभी स्पष्ट होगा। तो मंथली बैठक करने की जो व्यवस्था है इसको बिहार के अंदर ये 1% में मात्र देखा जा रहा है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार फैलती जा रही है। संकटग्रस्त माताओं की पहचान एवं उन्हें रेफर करना। तो संकटग्रस्त जो माता हैं ये कब तय होगी, कि कौन माता गर्भवती है या बच्चे को जन्म दिया है और संकट में है। क्या ग्राम पंचायत के मुखिया हो या बीडीओ हो या मेडिकल अफसर हो या कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, कैसे जान जाएंगे? तो उनका तो आंख वही आशा है, वही एएनएम है, फिर आशा किसके कंट्रोल में है? तो ये संकटग्रस्त माताओं की जब मंथली बैठक जब होगी उसमें जब पहचान होगा तब आप उसका इलाज कर सकते हैं। टीकाकरण है, गर्भवती माताओं को 2 टीटी के टीका, 5 वर्ष के बच्चों में पूर्ण टीका सुनिश्चित करना। मैंने जो उसको टीका देना था वो पड़ गया कि नहीं। आज भी 25-30% बच्चों को वंचित हो जा रहा है, ये वो बच्चे तक जानकारी नहीं पहुंच रही है, या आशा गांवों के अंदर भ्रमण करना छोड़ दी है, सब अपने अपने घर पर बैठ करके स्वास्थ्य विभाग का संचालन करती है। स्वास्थ्य का जांच उसका करना है। बच्चों का वजन कितना है, तो बच्चों के वजन जब तक आप नहीं देखेंगे तो कुपोषित बच्चों को फिर वजन जो बढ़ाना है वो कैसे करेंगे? तो इसलिए मंथली बैठक बहुत आवश्यक है। इसलिए जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं व खास करके वार्ड सदस्य हैं उनको वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक एकदम रेगुलर करना होगा, तब जाके आप स्वास्थ्य विभाग का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दवाओं का वितरण 5 वर्ष के बच्चों के लिए, अब डायरिया है, निमोनिया होने की स्थिति में OARS का घोल है, जो है जिंक है, एंटीबायोटिक दवा का वितरण, ये सभी दवाएं आशा के पास आती है। तो ये कौन दवा किस बच्चे को दिया गया, किसके घर में दिया गया, उसका सूची उनके पास है। तो जब मंथली बैठक करेंगे तब ना वार्ड सदस्य आप हैं तो आपको जानकारी होगा कि कितना दावा आया, किसके घर में गया, कौन गर्भवती महिला को गया, कौन शिशु को गया, कौन मर रहा है, कौन दवा के अभाव में मर गया, कौन कुपोषित है। तो बैठकें ही नहीं होगी तो कोई श्री रामचंद्र तो नहीं है कोई वार्ड के सदस्य जो आप सब जान जाइएगा। तो जानिएगा तब जब गाँव के लोगों के बातों को आशा और एएनएम क्या करती है उनके स्वास्थ्य के लिए। पोषाहार का वितरण करना है, वो हुआ कि नहीं आंगनबाड़ी के केंद्र पर। तो आंगनबाड़ी इसलिए कह रहा है कि आंगनबाड़ी की सेविका, एएनएम और आशा की बैठक मंथली करना है। परिवार नियोजन सेवा, आदर्श दंपति योजना चल रहा है, तो ये दोनों को व्यवस्था है परिवार नियोजन के तहत इसको तैयार करना, मोटिवेट करना। स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई, बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा करना है कि आप स्वच्छ पानी पीजिए। आप हम नल जल लगवा दिया है तो नल जल का पानी का यूज करिए। तो ये सारी चीज़ आपको बताना है, तब जाकर के गांव गरीब किसान मजदूरों तक केंद्र और राज्य सरकार जो पैसा भेजती है वह पहुंचेगा, नहीं तो लोग आज भी भटकाव के शिकार हैं। विभिन्न विभागों द्वारा, अब जैसे समाज कल्याण विभाग है, आपका जो ICDS जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको क्या करना है, स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवा देना है। स्वास्थ्य विभाग को प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर के जांच करना है, माने बच्चे को जन्म देने से पहले और बाद में उसको जांच करना है। पर फिर PhD विभाग है, हर घर में शौचालय बनना है कि नहीं बना इसका मॉनिटरिंग करना है। ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी बच्चों को जो पोषाहार दिया जा रहा है उसमें वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये कौन देखेगा? ये आशा का काम है, एएनएम का काम है। फिर प्रसव पश्चात बच्चों का देखभाल करना है। फिर PhD विभाग का क्या काम है, आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय का निर्माण करना है। फिर जो है आंगनबाड़ी स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देना है आंगनबाड़ी के केंद्र पर, और स्वास्थ्य विभाग को टीका देना है। फिर PhD को क्या करना है, सामुदायिक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना है। फिर जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर टीका चलता है तो दवा कौन देगा, तो स्वास्थ्य विभाग देगा। तो ये अंत में एक लाइन में स्पष्ट कर दे रहा है कि पंचायती राज का जो अस्थायी समिति है, जो ग्राम पंचायत मुखिया निर्माण करते हैं अस्थायी समिति का, तो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति है। तो ग्रामीण स्वच्छता समिति का दायित्व होगा
उपरोक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करना। अब अस्थायी समिति की बैठक यदि ग्राम पंचायत के मुखिया अस्थायी समिति का गठन नहीं करेंगे तो फिर वार्ड सदस्य का अधिकार तो नहीं मिला। अब जब वार्ड सदस्य ये लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण स्वच्छता समिति की बैठक नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार तो फैलेगा। तो अखबार भी लिखता है कि नीतीश सरकार फेल कर गया, तो इसमें केंद्र सरकार फेल कर गया। तो इसमें अगर नीतीश कुमार जी की सरकार बदल जाती है, किसी दूसरे की सरकार चली आती है, तो यह बिना वार्ड क्रियान्वयन, बिना ग्राम पंचायत में ये लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण अस्थायी समिति का गठन नहीं होगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो ये अखबार के लोगों को भी ज्ञान तो लेना नहीं है, सीधे सरकार पर लिख देना है कि ये बिहार सरकार फेल कर गई। तो बिहार सरकार तब फेल कर जाती अगर यह काम ग्राम पंचायत नहीं कर रही है। तो आप ग्राम पंचायत के खिलाफ में कलेक्टर क्या लिखे, विपक्ष के लोगों ने उठाया तो ग्राम पंचायत को वहाँ भंग कर देना है। तो क्या बिहार के सभी ग्राम पंचायत के मुखिया को बंद कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए? तब तो लोग कहेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री सनक गया है। तो इसलिए जो है बिहार सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है। अगर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, अगर स्वास्थ्य विभाग अपने कामों को नहीं कर पा रही है तो एक समझ लीजिए पंचायती राज फेल कर गया। अगर ग्राम पंचायत का एक मुखिया चाह दे तो बिहार उसके पंचायत के अंदर स्वास्थ्य विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं रह सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं रह सकता है। लेकिन चूंकि ग्राम पंचायत के मुखिया नल जल पुल पुलिया, किधर नहर का मिट्टी काटना है, किधर जो है पीसीसी करवाना है, सभी जनप्रतिनिधि नल जल पुल पुलिया में अजुराए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा ही नहीं हो रही है, जबकि ये स्पष्ट लिख रहा है कि जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे, किताब में लिख रहा है, पढ़ रहे हैं, जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पंचायत की अस्थायी समिति लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति सह ग्रामीण स्वास्थ्य समिति के सदस्यों के साथ पंचायत के अंतर्गत आने वाले शिक्षक, जितने शिक्षक हैं, एएनएम है, आशा है, आंगनबाड़ी की सेविका की संयुक्त बैठक। अब जोड़ लीजिए, एक पंचायत में 50 गो से कम मास्टर नहीं है, कम से कम जो है 15 गो से कम सेविका नहीं है, कम से कम 8 गो 10 गो आशा है, एएनएम एगो है। तो ये 30 40 50 लोगों के बैठक जो है ये अस्थायी समिति में बुलाना है और महीना के अंतिम शनिवार को यह बैठक होना है। हर माह के अंतिम शनिवार को ये कलेक्टर इसको सुनिश्चित करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिहार के कौन कलेक्टर कह देगा जो हो रहा है? तो कलेक्टर तब न जानेगा। अब यहाँ गांव के लोगों की आ जाता है विषय, तो यह जन जागरूकता है। आम लोगों को भी यह जानकारी नहीं है यह बैठक होनी है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण का। तो आम जनता या बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं तो ये लोग कलेक्टर को लिख के देता, तो न सत्ता पक्ष बोल रहा है न विपक्ष बोल रहा है, इसलिए कि ग्राम पंचायत में हमारा वोट खराब हो जाएगा, वार्ड सदस्य और मुखिया नाराज हो जाएगा। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, इस सवाल को उठा देते तो बिहार का कल्याण हो जाता। लेकिन वो डर से नहीं उठाएंगे कि वार्ड सदस्य और मुखिया अपने अधिकार को जनाना है और ले लेगा उल्टा, वोट खराब कर देगा। तो कोई नहीं बोल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार फेल कर गए, ये कह करके उनका सत्ता हट जाए, हमारी सत्ता आ जाए। इसलिए ये बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है। जिस दिन कलेक्टर अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करता तो तब करेगा या नहीं करेगा उसके यहाँ सवाल पैदा नहीं हो रहा है। पोषण दिवस के आयोजन में देखिए साफ कह रहा है समुदाय स्तर से, दूसरा लाइन, मुखिया, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के सदस्य, स्थानीय गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि, समुदाय आधारित संगठन और शिक्षक की भी भूमिका पोषण दिवस में उनको भी बुलाना है। यानी मुखिया को भी बुलाना है और समुदाय के कोई एनजीओ चलाता हो, कोई स्वास्थ्य के संबंधित काम करता हो या समुदाय में कोई स्वयंसेवी संस्था हो, ये सबको कह रहा है बुलाइए। फिर कह रहा है विभाग से कौन रहेगा, तो हेल्थ एजुकेटर को भी बुलाइए, आईसीडीएस के सुपरवाइजर को बुलाइए, आंगनबाड़ी की सेविका, आशा, एएनएम, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक शिक्षिका, ये सब मैंने एक तरह से
तमाम जवाबदेह लोगों को कह रहा है कि महीना के अंतिम शनिवार को प्रत्येक माह में स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा करने के लिए कि हम पंचायतों के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो बिहार के कई ग्राम पंचायत के मुखिया कर रहे हैं। एक पूर्वी चंपारण जिला में मेरा घर है, वहाँ एक मुखिया है तुर्कोलिया पूर्वी का विनय कुमार, वो तो शानदार काम कर रहा है। वहाँ तो ये सब हो रहा है। आप वहाँ आकर के लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ कैसे काम हो रहा है। एक राजू बैठा है, मोतिहारी के मुखिया है, मोतिहारी जिला में हम देख रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उनके यहाँ भी ये सारी काम शुरू किया गया है। हम आशा करते हैं कि बिहार के सभी ग्राम पंचायत के मुखिया यदि हर माह के अंतिम शनिवार को आप वहाँ के तमाम आंगनबाड़ी के सेविका, सभी शिक्षक, वहाँ के सभी स्वयंसेवी संस्था के लोगों के साथ यदि बैठक करते तो आशा और एएनएम तो अपने आप ठीक हो जाती। तो ये करने की जरूरत थी। नवजात शिशु की घर पर जो देखभाल करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था किया है, अगर कोई शिशु घर पर अगर जन्म समय से पहले ले लेता है, 7 महीना पर भी 8 महीना पर भी बच्चे का जन्म हो जाता है, वैसे बच्चों की पहचान करने के लिए कह रहा है कि आशा की पूर्ण जवाबदेही होगी। और वैसे चिन्हित करने पर 250 रुपया उसको मानदेय दिया जाता है उस आशा को, और उसके घर तक उसको भ्रमण करना है। और वैसे बच्चों को देखरेख करने के लिए आशा को रुपया देने के अलावा उसे आशा किया गया है उसको 6 दौड़ा करना है। उसकी स्थिति में उसको पहला दिन जाना है, तीसरा दिन पहुंचना है, 7वां दिन जाना है, 14वां दिन, 21वां दिन, 28वां दिन, 42वां दिन। तो ये आशा उस बच्चे के घर पर जा रही है कि नहीं जा रही है। फिर अगर घर पर परसों के मामले में 7 दौरा करना है तो उस बच्चे के घर पर आशा को सब दिन लिखा हुआ है किताब में कि कौन कितने दिन के बच्चा जब हो जाएगा उसको फिर जाकर देखना है। तो ये आशा को करना है। पोषण पुनर्वास, अगर कोई बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, उसके शरीर में ताकत नहीं है, 50% से भी बच्चे ज़्यादा मर जाते हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है, गरीब है, अंतिम कतार में बैठा हुआ लोग है, उससे के बच्चे के वजन कम है, तो उसकी मृत्यु दर को रोकने के लिए प्रत्येक जिला में, राज्य के सभी जिला में पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। तो वैसे बच्चे के माँ और बच्चे को क्या करना है, आशा को चिन्हित करना है, और चिन्हित करने के बाद वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति हो या जो ये अस्थायी समिति का चर्चा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति की बैठक जब होगी तो उसमें चर्चा करके उसको जिला में जो पुनर्वास केंद्र है वहाँ भेज दिया जाएगा। उसके माँ और बच्चे को दोनों का संपूर्ण भोजन का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था सब सरकार के द्वारा मुफ्त किया गया है। कोई बिहार में बता दे यदि ऐसा कहीं शिकायत हो, नहीं चलता है। हम तो जाकर के देखते हैं, हर जगह पुनर्वास केंद्र में सभी व्यवस्था है, लेकिन गांव के अंदर में जब तक उस महिला की चयन नहीं किया जाएगा, उस कुपोषित बच्चे को चयन नहीं किया जाएगा, तो कैसे आप ठीक कर लीजिएगा। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के माताओं को भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आउटसोर्सिंग के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कुपोषित बच्चे हेतु ये व्यवस्था किया गया है, सभी जिला में है। पुनर्वास केंद्र में बच्चों के वेट उपलब्ध कराने की अवधि 14 से 21 दिन रखा गया है। यदि 15 दिनों के अंतर पर पुनः 4 बार स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र में बुलाया जाएगा। और उस बच्चे का 15% यदि वजन बढ़ जाता है तब जाकर के उसको वहाँ से छोड़ना है। और आने जाने का जो माता का खर्च होगा पुनर्वास केंद्र तक, वह खर्चा भी सरकार दे रही है। तो इसकी जानकारी तो ग्राम पंचायत के सतह से ही ना जाकर के उस बैठक में जो मंथली बैठक होती है, माह के अंतिम बैठक में इसकी चर्चा कौन करेगा, ग्राम पंचायत के मुखिया बैठेंगे, सभी शिक्षक, सभी सेविका बैठेंगी। तो उसमें इसके सबको बात को बताना, तब जाकर गांव के अंतिम कतार में बैठी हुई महिलाओं में जागरूकता आएगी। और उनके अंदर जब जागरूकता आएगी तब जाकर के जो है आप उसका समुचित इलाज करेंगे, उसकी वजन को आप बढ़ा सकते हैं। तो अंत में एक बार कह रहा है 10 OPD के चयनित एक प्रथम रेफरल इकाई 6 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में भी इसकी व्यवस्था किया गया है। तो इसलिए गंभीर रूप से कुपोषित
सेवरे एक्चुअल मेलन्यूट्रिशन ऐसे बच्चों को व्यापकता दर में 8.33% है, उसे 1% पर लाना है। यानी जो मृत्यु का दर जो है बहुत बढ़ गया है, या किस लिए बढ़ गया है, तो कुपोषित बच्चे यानी कमजोर बच्चे, लुंजपुन बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देने से इसकी मृत्यु दर जो है उसको 1% से कम लाना है। इसके में सीधा का सीधा पंचायत प्रतिनिधियों की एक अहम भूमिका है। तो इसलिए अंत में चूँकि आज का विषय मैं यहीं रोकता हूँ। कल हम आशा कार्यकर्ता जो है उनका क्या अधिकार है, आशा कैसे चलना है, क्योंकि आशा के बगैर स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना संभव नहीं है। लेकिन एक विषय आता है, जब हम लोग बोलते हैं तो कई आशा लोगों से बात, तो जब भी काम की बात कीजिएगा तो वह लोग वेतन की बात करता है कि हमको पैसा कम मिलता है। निश्चित रूप से आपकी पैसा बढ़नी चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था आपको मिल रहा है अगर आप उसके अभाव को दिखा कर काम नहीं कीजिएगा तो स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बच्चे कुपोषित जन्म लेंगे, बच्चे की माँ भी मरेगी, बच्चे भी मरेंगे। इसीलिए मानदेय का बगैर ख्याल किए हुए उसकी आप संघर्ष करें। सरकार को देना भी चाहिए मानदेय को, लेकिन आपने तो उसको स्वीकार करके आशा पद को स्वीकार किया है, आशा पद को तो आप ही होल्ड कर रही हैं। तो इसलिए बगैर आपके स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर देना, इसलिए भारत की सरकार और राज्य की सरकार जितना भी धन भेज दे, जितना भी इलाज कराना हो, जितना भी आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल बना दीजिए, लेकिन आशा और एएनएम की भूमिका यदि गांवों के अंदर नहीं होगी तो कोई इस धरती पर जन्म नहीं लिया है कि आप स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर सकें। जिस दिन आशा और एएनएम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएंगी, उसी दिन स्वास्थ्य विभाग ठीक होना संभव हो जाएगा। लेकिन उसको जागरूक करने का उसके जो मॉनिटरिंग पदाधिकारी हैं, उसको जो कंट्रोलिंग विभाग है वह है पंचायती राज। ये बिहार सरकार के पास इसका मॉनिटरिंग करने का कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि उसके पास तंत्र है डॉक्टर, उसका विभागीय अफसर, लेकिन कंट्रोलिंग तो होता है पंचायत प्रतिनिधियों से, विधायक से, सांसद से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, मुखिया से। 3 ही गवर्नमेंट है ना देश में, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आज जिस पंचायत में आए वहाँ के मुखिया, तो 3 ही मालिक हैं इस देश के। तो ग्राम पंचायत के मुखिया जमीन पर रहते हैं। अगर ग्राम पंचायत का मुखिया फेल कर गए तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? क्योंकि गाँवों का विकास अब ग्राम पंचायत के हाथ में है। राज्य और केंद्र सरकार को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, धन, ये सब उन लोगों को देना है, व्यवस्थित करना ग्राम पंचायत की जवाबदेही बनती है। इसलिए ग्राम पंचायत के साथियों को और गांव के लोगों के लिए जन जागरूकता, फिर कल सुबह हम आशा का डिटेल बताएंगे कि इन कैसे चलना है, क्या अधिकार है, इनको कहां से कंट्रोल होना है, इनका कैसे इन पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों से आशा करते हुए कि आप ज़रूर शेयर करेंगे। आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।